आज हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज़ डिफाइंड एज एन इन्फेक्शन दैट हैपन्स टू द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज़ बेसिकली एन एयर फिल्ड स्पेस। वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन फ्लूइड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए, सो दैट condition is called as otitis media. Okay, otitis media can be classified into three. It can be acute, serous or chronic. Okay, so as we said, it could be classified into the first one, acute otitis media, serous otitis media and chronic otitis media. Okay, now when we call an otitis media situation to be acute, when it happens very fast, बहुत जल्दी इसकी सिम्टम्स अगर रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्यूट। और जैसे आप जानते हैं कि एक्यूट जो कंडीशन होता है इट इज़ वेरी कंपैरेटिवली वेरी इजी ट्रीट करने के लिए। ओके, सो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक, क्योंकि क्रॉनिक जो कंडीशन होता है इट डेवलप्स वेरी स्लोली। ठीक है, उसका प्रोग्रेशन रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन एक बार अगर क्रॉनिक के सिम्टम्स प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है या प्रोग्नोसिस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, सो एक्यूट हम कहते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन 6 वीक्स तक में रहता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। अगर उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शन परसिस्ट करते हैं तो देन वी काउंट इट एज क्रॉनिक। ओके, सो बेसिकली क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया इज़ अ कंडीशन जब रिपीटेडली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा हो किसी को और वो ट्रीट होके वापस रिवर्स नहीं हो पा रहा हो, तो फिर उसके बाद जो कंडीशन सीवियर सेल डैमेज के बाद जो कंडीशन आता है दैट इज़ क्रॉनिक। और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया इन मैनी ऑफ द केसेस इरिवर्सिबल होता है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग डैमेज करके जाता है। ओके, एंड इनके एक्यूट और क्रॉनिक के अलावा देयर इज़ वन मोर टाइप विच इज़ कॉल्ड एज सिरस। सिरस ओटाइटिस मीडिया एक ऐसा कंडीशन है जब हम मिडल ईयर के एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखते हैं लेकिन कोई एक्टिव इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ओके, सो जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं इंडिकेट होगा, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम रीजंस देयर इज़ अ फ्लूइड बिल्डअप इनसाइड द एरिया ऑफ मिडल ईयर एंड दैट बेसिकली हैपन्स बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो कनाल है जो मिडल ईयर को या ईयर को नेज़ोफैरिंक्स से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो मिडल ईयर और नेज़ोफैरिंक्स के बीच में जो कनेक्शन है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कह रहे हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी देयर आर चांसेस कि देयर कुड बी फ्लूइड बिल्डअप इन दी सिरस ओटाइटिस मीडिया। ओके, यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है ओटाइटिस मीडिया का। जो एज ग्रुप हम देखते हैं वो बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, और वो इसलिए क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो जिस तरीके से कनेक्ट होता है फ्रॉम द मिडल ईयर टू दी नेज़ोफैरिंक्स एरिया। अगर ये मिडल ईयर से नेज़ोफैरिंक्स की तरफ देखेंगे तो जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो इसलिए आप देख सकते हैं कि ईयर का कोई भी इन्फेक्शन नोज़ तक पास कर सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। और लाइक द सेम वे किसी भी तरीके का अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है किसी बच्चे को, तो बहुत जल्दी वो चीज़ कहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है। द इन्फेक्टेड मटीरियल कैन या माइक्रोब्स कैन गेट ट्रांसफर्ड टू द ईयर वेरी इजीली बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल शेप ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, जब हम अडल्ट की बात करते हैं तो इट गोज़ लाइक दिस।
ओके ये बहुत ज़्यादा ट्रायंगुलर शेप ले लेता है यूस्टेशियन ट्यूब, और इसी वजह से अडल्ट्स में किसी भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से ईयर में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। इसीलिए कहा जाता है कि ओटाइटिस मीडिया इज़ द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया इज़ मोर इन चिल्ड्रन दैन इन अडल्ट। ओके सो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वील सी द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है। ओके सो हम ओटाइटिस मीडिया के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को दो में डिवाइड कर लेते हैं, वन ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड द सेकेंड वन ऑफ द सीरियस ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया तो ऑलरेडी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अनट्रीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो रहा है, तो ये सारे कंडीशंस क्रॉनिक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नोइंग कि एक्यूट किसकी वजह से होता है और सीरियस किसकी वजह से होता है। ओके सो okay, the first one is infection. ओके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह बहुत कॉमनली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस देखे जाते हैं। ओके इसके अलावा देयर कुड बी रीज़न ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे स्कल में कोई और प्रॉब्लम है या फिर मान लीजिए कि नोज़ में कोई प्रॉब्लम है, फेशियल स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है सो उसकी वजह से भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस हैं। ओके इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ओके देन द थर्ड वन इज एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी तरीके का अगर एलर्जी है तो दैट कुड ऑल्सो बी वन रीज़न जिसकी वजह से सडन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए एंड दैट कुड लीड टू एन इन्फेक्शन इन द ओटाइटिस मीडिया। ओके सो दैट कम्स अंडर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट आता है टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ओके टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मतलब ईयर में हो, ईयर ड्रम में होल हो जाना। तो बहुत ईज़िली अगर ईयर ड्रम में होल हो जाता है तो नहाते वक्त या किसी और चीज़ के एक्सपोजर से पानी या कोई भी चीज़ बहुत जल्दी, या फिर एयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पोल्यूटेंट होते हैं या किसी पर्टिकुलर गैस से एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिडल ईयर तक पहुंच जाती हैं क्योंकि ईयर ड्रम उन्हें रोक नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द होल इन दैट टिश्यू। ओके सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस दैट कैन लीड टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीरियस ओटाइटिस मीडिया किस वजह से होता है। द फर्स्ट वन इज रेडिएशनल थेरेपी। ओके रेडिएशन थेरेपी की वजह से देखा जाता है कि देयर कुड बी डैमेजेस इन दी सेल्स एंड दैट कुड लीड टू लाइसिस, जिसकी वजह से उनका सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है दैट कैन कम आउट एंड दैट कैन गेट डिपॉजिटेड इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ सेल, और उस वजह से हो सकता है कि सीरियस एक्यूट मीडिया, सीरियस ओटाइटिस मीडिया देखा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो चुका हो, बिना इन्फेक्शन के भी जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल डैमेज हो सकता है कि फ्लूइड वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। Okay, next one is barotrauma. Barotrauma, the trauma or injury that is happening because of the baric pressure, barometric pressure. Barometric pressure या atmospheric pressure जिसको हम कहते हैं, sudden air pressure में changes आना। sudden air pressure में change आता है जब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट जर्नी कर रहे हैं तो लैंड से जब टेक ऑफ होता है, एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तब जब ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रिस्की होता है जब फ्लाइट एयर में होता है, और लैंड पे जब लैंडिंग करते हैं तब डिसेंट के टाइम पे भी जो एयर प्रेशर में चेंज आ रहा है, इन दोनों टाइम में क्योंकि ईयर के आसपास का जो एयर प्रेशर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, इस वजह से देयर कैन बी बैरोमेट्रिक ट्रॉमा और बैरोट्रॉमा। ओके इसके अलावा चेंज आता है फॉर एग्जांपल स्कूबा डाइविंग के टाइम पे या
when a person is swimming at a very high speed, तो water में भी the pressure changes from the air, so उसकी वजह से भी हो सकता है कि barometric traumas हो सकते हैं या barotrauma हो सकता है. Okay, so ये हो गया. इसके अलावा tumor can be one reason. Tumor inside the ear और एनी ट्यूमर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में है उसकी वजह से भी हो सकता है कि द फ्लूइड कैन बिल्ड अप. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है. नेक्स्ट वील सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि द पेशेंट एक्सपीरियंसेस ओटैल्जिया, ओके, ईयर पेन, देन ओटोरिया. देखिए, ओटोरिया तभी होगा जब टिम्फैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा. जब तक टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड नहीं है, मतलब टिम्फैनिक मेम्ब्रेन जो है, ईयर ड्रम जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, तो मिडिल ईयर में कितना भी फ्लूइड भरा हुआ हो, कितना भी पस हो, वो बाहर नहीं आ सकता है. ठीक है. सो इफ़ द पेशेंट इज हैविंग ओटोरिया, then it means the tympanic membrane is tampered, yeah, tympanic membrane is perforated. Okay, so it only happens when the person is having a eardrum hole. Okay, so इसके अलावा there could be reasons, there could be conditions of hearing loss. ओके, क्योंकि मिडिल ईयर ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं साउंड को फ्रॉम द आउटर ईयर टू द इनर ईयर, इस वजह से देखा जाता है कि देयर कैन बी वैरिड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. ओके, हियरिंग लॉस के अलावा देयर कुड बी चांसेस ऑफ टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एरिथीमिया. ओके, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिश नज़र आते हैं इंटरनल विजुअलाइजेशन के समय में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बल्ज भी दिखेंगे ज़्यादातर केसेस में. जो टिम्फैनिक जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन जो है, ईयर ड्रम जो है, वो बाहर की तरफ फूले हुए या बल्ज टाइप दिखेंगे. ओके, सो इट कुड हैपन. फुलनेस दिखाई देता है, फुलनेस फील होता है पेशेंट्स को जिन्हें ओटाइटिस मीडिया हो रहा है. ओके, इसके अलावा पॉपिंग साउंड, पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड आते हैं कान में, वो एक्सपीरियंस होता है पेशेंट्स को. वो इसलिए एक्सपीरियंस होता है क्योंकि जो यूस्टेशन ट्यूब है वो ओपन होने की कोशिश करते हैं. नॉर्मली यूस्टेशन ट्यूब क्लोज रहते हैं. कुछ टाइम, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे ईयर में उस यूस्टेशन ट्यूब ओपन होते हैं. जैसे कि जब हम कुछ चबा रहे हैं, च्यूइंग, निगल रहे हैं, या फिर हम यॉन कर रहे हैं. ठीक है, तो यॉनिंग, च्यूइंग, स्वैलोइंग, दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ जिसके दौरान यूस्टेशन ट्यूब ओपन होता है, ताकि जो एयर है दैट कैन गेट ट्रांसमिटेड इन बिटवीन दी, देर कैन बी अ पैसेज इन बिटवीन द नेजोफैरिंग्स एंड द ईयर. ठीक है, सो एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए जब मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ड्यू टू दैट प्रेशर यूस्टेशन ट्यूब टेंड्स टू ओपन इन बिटवीन, और तब पेशेंट को ऐसा लगता है कि पॉपिंग या क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं. ठीक है, सो इट कैन हैपन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी कोलेस्टियोटोमा. कोलेस्टियोटोमा जो है वो आउटर ईयर से लेयर ऑफ स्किन का अंदर की तरफ ग्रो करना, उसको हम कहते हैं कोलेस्टियोटोमा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी फेशियल पेन, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वर्टिगो, बॉडी स्टेबिलिटी मेंटेन ना कर पाने की वजह से, एंड देयर कैन बी टिनिटस. Tinnitus is the ringing sound that is experienced by the patient जिनको otitis media होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा buzzing ringing sound फील होते हैं इस fluid के. अगर सिरस otitis media है तो fluid की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा inflammations की वजह से, क्योंकि यही चीज़ external ear के अलावा internal ear को भी क्या करते हैं, pressurize करते हैं. Okay, so this is the clinical manifestation. Now let's see the diagnostic evaluation. Okay, diagnostic evaluation, we'll take a thorough history
फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम जस्ट बात करके देख सकते हैं पेशेंट से, हम समझ सकते हैं उस टाइम पे कि जब आप एक नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं तो उन्हें क्या सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हियरिंग लॉस ऐसे बात करके नहीं पता लगाया जाता है, लेकिन एटलीस्ट जब हम हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हैं तो हम इन चीज़ों के लिए भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी कल्चर। जो अगर ओटोरिया हो रहा है तो जो ईयर से ड्रेनेज मिलेगा उसके लिए, या फिर जब हम प्रोसीजर्स करेंगे उस दौरान जब हम ड्रेन निकालेंगे तो उसका कल्चर कर सकते हैं। ओके, सो कल्चर ऑफ द ड्रेन एंड देन ब्लड का एनालिसिस करते हैं जिसमें ब्लड कल्चर भी किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ईयर ड्रम परफोरेटेड होना ज़रूरी नहीं है हर किसी पेशेंट में। तो अगर ड्रेन वहाँ से नहीं मिल रहा है ईयर से, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ब्लड का कल्चर करें टू सी फॉर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीज़ें हम ब्लड कल्चर से पता कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इन्फेक्शंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट के लेवल्स भी अगर डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ब्लड एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं। ओके, सो देन वी कैन डू अ बायोप्सी। बायोप्सी वही, अगर ओटोरिया नहीं हो रहा है तो हमें बायोप्सी कर स्पेसिमेन लेना पड़ेगा, फिर हम उसको टेस्ट करा सकते हैं। बायोप्सी इसलिए भी ज़रूरी है टू सी फॉर एनी साइंस ऑफ ट्यूमर। ओके, सो ये सारी चीज़ों के लिए हम बायोप्सी करा सकते हैं। ओके, अब एक्सरे इज़ पर्टिकुलरली नॉट ऑफ एनी यूज़। बेटर ऑप्शन है सीटी स्कैन या एमआरआई, उससे हमें बहुत एक वाइड विजुलाइजेशन मिल जाता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो रहा है, किस तरीके के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीटी एमआरआई में देख सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ मैनेजमेंट। सॉरी, फर्स्ट वील डील विद द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देंगे एंटीमाइक्रोबियल्स। ओके, एंटीमाइक्रोबियल्स इन्फेक्शन के लिए, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए इफ एनी, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, एडिमेटस हो रहा है, उन चीज़ों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। हालांकि एनाल्जेसिक्स में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कंबाइंड मेडिकेशंस देते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज द मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वील सी द सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में वी कैन गो फॉर अ मैरिंजोटोमी और टिम्फैनोटोमी। मैरिंजोटोमी और टिम्फैनोटोमी, इट्स टोमी नॉट एक्टमी। सो टोमी मीन्स अ सर्जिकल ओपनिंग दैट इज मेड। तो मैरिंजोटोमी या टिम्फैनोटोमी क्या है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन में एक ओपनिंग करना, ओपनिंग कर पूरे उस या तो सरस फ्लूइड होगा या फिर पस होगा, जो भी डेब्रिस वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है उसको हटाया जाएगा, देन एक प्रॉपर विजुलाइजेशन कर सकते हैं और वहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी टिम्फैनोप्लास्टी, रिपेयर करने के लिए द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर ऑलरेडी परफोरेटेड है तो। ओके, इसके अलावा हम ऑसिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं। ओके, ऑसिकुलोप्लास्टी, ऑसिकल्स आर दी बोन्स ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर बोन्स को ऑसिकल्स कहते हैं। सो ऑसिकुलोप्लास्टी किया जाता है अगर हियरिंग लॉस हो चुका है तो उसको सही करने के लिए हम ऑसिकल्स का रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑसिकुलोप्लास्टी। एंड द फोर्थ वन इज मैस्टोइडेक्टमी। ओके, मैस्टोइडेक्टमी करते हैं कोलेस्टियोटोमा हटाने के लिए। मैस्टॉइड जो होते हैं, दैट मैस्टॉइड रीजन इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द ईयर।
सो वो बोन से बना हुआ एयर स्पेसेस का एक स्ट्रक्चर है, और अगर कॉलेस्टियोटोमा फॉर्म हुआ है तो मैस्टेक्टमी करके डिजीज्ड बोन को हटाया जा सकता है, और वो जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी हटाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सो ये ओटाइटिस मीडिया के बारे में एक सेक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।